हेलो दोस्तों, द त्रिशूल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन करेंगे, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बीए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मूल रूप से दो पद्धतियों का विशेष रूप से प्रचलन है, जिसमें सबसे पहला है आगमनात्मक पद्धति और दूसरा है निगमनात्मक पद्धति अर्थात इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत मुख्य रूप से किन बातों का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है कि आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत ऐसे तथ्यों से अध्ययन प्रारंभ किया जाता है जिसका स्वरूप या तो ऐतिहासिक होता है या जो प्रयोग, तुलना या निरीक्षण के परिणाम होते हैं और इन तथ्यों के आधार पर परिणाम निकाले जाते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत हम विशिष्ट तथ्य से सामान्य सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम आगमनात्मक पद्धति के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, यदि आपको आम दिखा करके और अ का ज्ञान कराया जाए तो यह आगमनात्मक पद्धति होगी। इसके साथ साथ दूसरा जो है निगमनात्मक पद्धति में किन्हीं सामान्य सिद्धांतों के सत्य होने की कल्पना पहले ही कर ली जाती है और इन सामान्य सिद्धांतों को विशिष्ट परिस्थितियों में क्रियान्वित कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इस पद्धति में हम सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट तथ्य की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक काल में निगमनात्मक पद्धति का अधिक उपयोग किया जाता था, लेकिन वैज्ञानिक प्रभाव के कारण वर्तमान समय में आगमनात्मक पद्धति का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्ति के आधार पर राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वह दो ही हैं, यानी कि आगमन पद्धति और निगमनात्मक पद्धति। इसके बाद से इसकी कुछ और भी पद्धतियां हैं जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी कि परंपरागत अध्ययन पद्धति। परंपरागत और आधुनिक, ये दो प्रकार से जो है कि इसको विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला है परंपरागत अध्ययन पद्धतियां, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत परंपरागत अध्ययन की निम्न 5 पद्धतियां प्रचलित हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपसे सवाल ये पूछे कि आगमनात्मक पद्धति कितने प्रकार की होती है या फिर निगमनात्मक पद्धति कितने प्रकार की होती है, तो आप यहाँ से एक बात की जानकारी ये भी रखेंगे कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ मुख्य रूप से ये पांचों की पांचों होती हैं। परंतु अगर आगमनात्मक पद्धति की बात करता है तो आगमनात्मक पद्धति में ये 4 पद्धतियाँ आ जाती हैं: पर्यवेक्षण पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और चौथा है प्रयोगात्मक पद्धति। इसके साथ साथ निगमनात्मक पद्धति की यदि बात किया जाए तो दार्शनिक जो पद्धति है वह निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत आता है। तो परंपरागत अध्ययन की पद्धतियां मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं: पर्यवेक्षण पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और प्रयोगात्मक पद्धति। इसके साथ साथ दार्शनिक पद्धति। परंतु आगमनात्मक पद्धति कितने प्रकार की होती है, तो आगमनात्मक पद्धति मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: पर्यवेक्षण, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रयोगात्मक। निगमनात्मक पद्धति कितने प्रकार की, एक प्रकार की है जो दार्शनिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। आगे हम एक एक को विस्तृत देखते हैं कि आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत जो 4 पद्धतियां हैं, निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत जो दार्शनिक पद्धति है, ये क्या है, यह किस प्रकार से अपना कार्य करता है। पहला है आपका पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति। पर्यवेक्षणात्मक मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि जब हम किसी को देख करके यानी कि ऑब्जर्व करके जो है कि अध्ययन करते हैं तो उसको हम पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत मानवीय इंद्रियों की सहायता से संबंधित तथ्यों का निकटता से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और इस पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग तो प्राकृतिक विज्ञान में ही किया जाता है, लेकिन वास्तविकता के आधार पर यह जो पद्धति है आधारित होने के कारण वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान में भी इस पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंटल लासवेल के द्वारा कहा गया है कि राजनीतिक पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं।
राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविक कार्यविधि की प्रयोगशाला पुस्तकालय नहीं, राजनीतिक जीवन संबंधी बाहरी विश्व है। तो इस तरह से यानी कि पर्यवेक्षणात्मक जो पद्धति है वह मुख्य रूप से पर्यवेक्षण की कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी जो है कि वस्तु को, किसी भी जो है कि तथ्य को मानवीय इंद्रियों की सहायता से देख करके निकटता से अध्ययन करते हैं। तो इसी को पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति का कह रहा है कि जेम्स ब्राइस ने अधिक प्रयोग किया है और उन्होंने अपने महान ग्रंथ अमेरिकन संघ, इसके साथ साथ आधुनिक प्रजातंत्र की रचना प्रमुख रूप से इसी पद्धति के आधार पर किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। यानी कि पर्यवेक्षणात्मक पद्धति कैसी पद्धति है, यानी कि मानवीय इंद्रियों की सहायता से संबंधित तथ्यों का निकटता से अध्ययन करना ही क्या है, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति है। इसके साथ साथ यानी कि जेम्स ब्राइस के द्वारा मुख्य रूप से 2 ग्रंथ यानी कि अमेरिकन संघ और इसके साथ साथ आधुनिक प्रजातंत्र यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी की रचना की गई थी और इसी पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के आधार पर इसकी रचना की गई थी। अगला मुख्य बिंदु यह है कि मॉन्टेस्क्यू ने भी अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना इसी पद्धति के आधार पर किया था। यह भी बहुत बार जो है कि प्रश्न पूछा गया है कि स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है, तो मॉन्टेस्क्यू महोदय हैं। फिर आगे देखते हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। जो आपका पर्यवेक्षणात्मक पद्धति है कि इसकी मुख्य रूप से सीमा क्या है और इसकी सावधानियां क्या हैं। इसी के साथ साथ तो सीमा के अंतर्गत कह रहा है कि इस पद्धति की सीमाएं निम्न हैं। पहला है, सभी राजनीतिक अध्ययनकर्ताओं को विभिन्न देशों में स्वयं जाकर के पर्यवेक्षण करने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, अतः यह सर्व सुलभ पद्धति नहीं है। यानी पर्यवेक्षणात्मक पद्धति यही कहता है कि अपने इंद्रियों के माध्यम से हम देख करके जो है कि अध्ययन करें, परंतु यह सभी अध्ययनकर्ताओं के लिए संभव नहीं है कि वह सभी जो है कि देशों का भ्रमण करके पर्यवेक्षण कर सके, अतः यह सर्वसुलभ पद्धति नहीं है। दूसरा सीमा कह रहा है कि यदि स्वयं पर्यवेक्षण करने के अवसर प्राप्त भी हो जाएं, तो भी यह आवश्यक नहीं है कि उसके निष्कर्ष पूर्ण रूपेण शुद्ध हों। जैसे मॉन्टेस्क्यू ने उदाहरण स्वरूप दिया गया है कि मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड जाकर के वहाँ की शासन व्यवस्था का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि वहाँ शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, जो कि पूर्ण रूपेण क्या है, गलत है। यानी कि ब्रिटेन के अंदर शक्ति पृथक्करण का जो है कि सिद्धांत नहीं पाया जाता है। इसके साथ साथ इस पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति की कुछ सावधानियां हैं। अध्ययनकर्ता का अध्ययन वास्तविक तथ्यों और घटनाओं पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि सामान्य अनुमानों पर आधारित तथ्य और घटनाएं सत्यता की कसौटी पर सही नहीं उतरती हैं। दूसरा सावधानी, अध्ययनकर्ताओं का दृष्टिकोण पक्षपात रहित तथा उदार होना चाहिए। उसके निष्कर्ष भी कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। तो इस तरह से यह पर्यवेक्षणात्मक पद्धति रहा। इसके साथ साथ इसकी सीमा और सावधानी था। फिर से हम लोग अगला पद्धति देखते हैं कि अगला पद्धति क्या है। दूसरा अध्ययन पद्धति है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, यानी कि हिस्टोरिकल मेथड। राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जाता, वरन वे विकास का क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। अतः प्रत्येक राजनीतिक संस्था का एक अतीत होता है और उसके अतीत से परिचित होकर के ही उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ऐतिहासिक पद्धति का बहुत अधिक महत्व है। इसमें मुख्य रूप से लास्की, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और मॉर्गन सभी ने किसी न किसी रूप में इस पद्धति का उपयोग किया है, जिससे स्पष्ट हो सकता है कि यह ऐतिहासिक पद्धति कितना महत्वपूर्ण है। इस पद्धति में हमें अतीत में झांकने की सहायता प्रदान करती है और अतीत के इस आलोक में हम भविष्य के पथ प्रदर्शन के लिए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी कि हम अपने अतीत को जान करके, हम अपने अतीत के संबंध में जानकारी प्राप्त करके भविष्य के संबंध में हम उचित निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ साथ लास्की कहते हैं कि संपूर्ण राजनीति
इतिहास का ही क्या है, दर्शन है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि विचार है, कथन है, इसको आपको याद रखना है। लास्की के द्वारा कहा गया कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही क्या होता है, दर्शन होता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है, यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है, लास्की महोदय का है। इसकी भी कुछ सीमाएं और जो है कि सावधानियां निर्धारित की गई हैं, जिसमें सबसे पहले हम ऐतिहासिक पद्धति का सीमा देखते हैं। ऐतिहासिक पद्धति वर्तमान एवं भविष्य की सभी समस्याओं का हल प्रस्तुत नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रत्येक समस्या जो तत्कालीन परिस्थितियों में घटित होती है उसका हल भी उन्हीं परिस्थितियों में ही निकाला जा सकता है। दूसरा सीमा कह रहा है कि इतिहास में घटनाओं का वर्णन मात्र किया जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्थाओं के नैतिक मूल्यों का भी परीक्षण किया जाता है। अतः इस क्षेत्र में इसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। इसमें कुछ सावधानियां भी बताई गई हैं, जिसमें से सबसे पहला सावधानी है ऐतिहासिक घटनाओं की ऊपरी समानता को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। सोवियत रूस और चीन की साम्यवादी क्रांति में ऊपरी समानता होते हुए भी भौतिक अंतर है। दूसरा सावधानी, अपने पूर्व कल्पित विचारों का इतिहास द्वारा समर्थन ढूंढने के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। इस संबंध में गैटिल के द्वारा कहा गया है कि इस प्रणाली का प्रयोग करते समय सामग्री की छांट और विश्लेषण की ओर तथा पक्षपात के त्याग की ओर ध्यान देना चाहिए। एकत्रित किए गए तथ्य ठीक होने चाहिए तथा उसके ऊपर आधारित युक्ति साफ और तर्क संगत होनी चाहिए। तो इसको भी आपको याद रखना है, यानी कि यह किसका कोटेशन है, तो गैटिल महोदय का कोटेशन है। इसके बाद से तीसरा हम अध्ययन पद्धति देखते हैं। तीसरे अध्ययन पद्धति का नाम है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, यानी कि कॉम्परेटिव मेथड। यानी कि तुलनात्मक पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता विभिन्न राज्यों, उनके संगठन, उनकी नीतियों, कार्यकलापों का तुलनात्मक अध्ययन करके सामान्य राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। यह पद्धति ऐतिहासिक पद्धति की क्या होती है, पूरक होती है। और इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके क्रांति के कारणों का पता। टेस्क्यू ने फ्रांसीसी संविधान से ब्रिटिश संविधान की तुलना करते हुए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की क्या किया था, रचना किया था। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न ये भी बनता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने किया था। इसके अतिरिक्त सर हेनरी मैन, डी टाकविल, ब्राइस, डॉक्टर हरमन फाइनर आदि विद्वानों ने इस पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही भारतीय संविधान की क्या किया था, रचना किया था। तो इस तरह से तुलनात्मक पद्धति में राज्यों, संगठनों तथा उनकी नीतियों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसके बाद से तुलनात्मक अध्ययन की भी कुछ सीमाएं और सावधानियां हैं। सबसे पहला सीमा है तुलनात्मक पद्धति में अनेक बार असमान संस्थाओं के बीच तुलना की जाती है, जिससे प्राप्त परिणाम रुचिकर नहीं होते हैं। दूसरा है कि मानव प्रकृति परिवर्तनशील है। वह जिस राजनीतिक समाज का अध्ययन करता है वह देश काल के प्रभाव से अछूता नहीं रहता है, जिससे गलत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसके बाद से सावधानी दिया हुआ है कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए ऐसे राज्यों और संस्थाओं को चुना जाना चाहिए जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समान रही हो तथा जिसमें काल का अधिकतर अंतर न हो, यानी कि समय का बहुत ज़्यादा अंतर न हो। अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण वैज्ञानिक तथा निष्पक्ष होना चाहिए, यह इसकी सीमा है। इसके बाद से प्रयोगात्मक पद्धति का हम अध्ययन करते हैं कि प्रयोगात्मक पद्धति क्या होती है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड।
यानी कि हम प्रयोग करके जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम प्रयोगात्मक पद्धति कहते हैं। काम्टे महोदय के द्वारा कहा गया है कि राज्य में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन एक राजनीतिक प्रयोग होता है। वास्तव में संपूर्ण विश्व राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है और राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन राजनीति विज्ञान के प्रयोग ही होते हैं। यह कथन किसका है? तो काम्टे महोदय का है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। फिर से मैं इसको दोहरा दे रहा हूँ। काम्टे महोदय के द्वारा कहा गया है कि राज्य में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन एक राजनीतिक प्रयोग होता है। वास्तव में संपूर्ण विश्व राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। अगर यहाँ से पूछ दे कि संपूर्ण विश्व राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है, किसने कहा है? तो काम्टे महोदय ने कहा है। राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन राजनीति विज्ञान के प्रयोग ही हैं। यह काम्टे का मुख्य रूप से कथन है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा कथन है गिलक्राइस्ट के शब्दों में, शासन के ढांचे में किया गया कोई परिवर्तन, नया कानून, प्रत्येक युद्ध राजनीति विज्ञान में एक प्रयोग ही होता है। डॉक्टर गार्नर महोदय ने कहा है कि प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना, प्रत्येक नई नीति का प्रारंभ एक प्रकार से प्रयोग ही होता है, क्योंकि उस समय तक वह केवल अस्थायी अथवा प्रस्ताव रूप में ही समझा जाता है, जब तक परिणाम उसके अस्थायी होने की योग्यता को सिद्ध न कर दे। यानी कि किसी भी तरह का यदि हम समाज में परिवर्तन करते हैं तो उसके परिणाम का हमें क्या रहता है? इंतजार होता है। तो इस तरह से यह डॉक्टर गार्नर महोदय की जो परिभाषा है यह भी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद से इसकी कुछ सीमा और सावधानियां निर्धारित की गई हैं, जिसमें सबसे पहला सीमा है कि राजनीति विज्ञान में प्रयोग की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। दूसरा सीमा, राजनीति विज्ञान में प्रयोगकर्ता को पूर्व निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत रह करके कार्य करना पड़ता है। तीसरा सीमा है कि राजनीति विज्ञान में मनुष्य की परिवर्तनशील प्रकृति होने के कारण पूर्णतया प्रमाणिक मापक व्यवस्था को अपनाना संभव नहीं है। इसके साथ साथ इसकी कुछ सावधानियां भी निर्धारित की गई हैं कि प्रयोगकर्ता का दृष्टिकोण निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक होना चाहिए। उसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण तथा भावना को प्रयोग से अलग रखना चाहिए। दूसरा है कि प्रयोगकर्ता को प्रयोग से संबंधित विशेष परिस्थितियों का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अगला पद्धति है दार्शनिक पद्धति। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि अभी 4 जो आपने पद्धतियों का अध्ययन किया, यह मुख्य रूप से परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत ये आपके आगमनात्मक पद्धति थे। इसके बाद से हम 5वां जो पद्धति पढ़ने जा रहे हैं वह निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत आता है। यानी कि दार्शनिक पद्धति राजनीति विज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीन पद्धति है। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन पद्धति कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पद्धति कौन सा है? दार्शनिक पद्धति है। दार्शनिक पद्धति निगमनात्मक पद्धति है। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता द्वारा तर्क एवं कल्पना शक्ति का अधिक प्रयोग किया जाता है। यह पद्धति राज्य के स्वरूप, लक्षण, उद्देश्य के संबंध में कल्पना करती है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रकार के कानून होने चाहिए। प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, सिजविक, ब्रैडले, बोशांके आदि ने इस पद्धति का ही प्रयोग किया था। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक, थॉमस मोर की पुस्तक यूटोपिया ग्रंथ इस पद्धति के अनुपम उदाहरण हैं। तर्क और विवेक पर आधारित होने के कारण यह पद्धति अध्ययनकर्ता की बुद्धि का विकास करती है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कई प्रश्न बन रहे हैं आपके। यानी कि दार्शनिक पद्धति का मुख्य रूप से प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो प्लेटो हैं, थॉमस मोर हैं, रूसो हैं, सिजविक हैं, ब्रैडले हैं, बोशांक हैं। इसके साथ साथ यहाँ आपने देखा प्लेटो की सबसे प्रमुख रचना रिपब्लिक है और थॉमस मोर की, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि थॉमस मोर का जो प्रमुख रचना है वह यूटोपिया है। तो इस तरह से यहाँ से आपको इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर से आगे देखते हैं कि
इसकी क्या सीमा और सावधानियां हैं? सबसे पहले इस पद्धति में निम्नांकित सीमा निर्धारित किया गया है। इस पद्धति की सबसे बड़ी सीमा यह है कि विचारक इस पद्धति को अपनाकर कल्पना की उड़ान भरते हुए वास्तविकता से संबंध विच्छेद कर लेता है, यानी कि वास्तविकता से वह बहुत दूर चला जाता है। इसके साथ साथ जिससे उसके द्वारा प्रतिपादित विचारों को व्यवहारिक राजनीति में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। रिपब्लिक और यूटोपिया में वर्णित आदर्श राज्यों का जो इतिहास है, मानव स्वभाव है, तथ्यों से तनिक भी संबंध नहीं खाता है। ब्लंटसली महोदय के द्वारा कहा गया है कि यह पद्धति कोरी सैद्धांतिक है जिसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ से भी आपको याद रखना है, यानी कि दार्शनिक पद्धति को कोरी सैद्धांतिक पद्धति किसने कहा है? तो ब्लंटसली महोदय ने कहा है। इस तरह से इसकी कुछ सावधानी देखी निर्धारित किया गया। इस पद्धति को अपनाते समय निम्नांकित सावधानियां रखी जानी चाहिए। दार्शनिक पद्धति का प्रयोग करते समय हमें आदर्श के साथ यथार्थ का समन्वय रखना चाहिए, तभी यह पद्धति हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। तो इस तरह से इसकी सीमा और सावधानी हो गई। फिर से हम देखते हैं कि आधुनिक अध्ययन पद्धतियां मुख्य रूप से कौन है। इसके पहले हमने देखा परंपरागत अध्ययन पद्धति, मुख्य रूप से 5 प्रकार की पद्धतियां थी। इसके बाद से हम देखते हैं कि आधुनिक अध्ययन पद्धति क्या है, यानी कि आधुनिक युग में समाज विज्ञानों तथा प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन में पूर्ण सादृश्यता स्थापित करके समाज विज्ञानों को संपूर्ण रूप से विज्ञानों का रूप प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अध्ययन पद्धतियों का रूप बदल करके उन्हें वैज्ञानिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार अध्ययन पद्धतियों के 2 आधुनिक रूप हमारे सामने आते हैं, और वह है आपका पहला है आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति और दूसरा है व्यवहारवादी पद्धति। तो इस तरह से अगर प्रश्न आपका बनता है कि आधुनिक पद्धतियां कौन कौन सी हैं, तो आधुनिक पद्धतियां मुख्य रूप से 2 हैं। पहला है आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति और दूसरा है व्यवहारवादी पद्धति। चलिए इसका भी अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आनुभविक जो वैज्ञानिक पद्धति है, यानी कि साइंटिफिक मेथड, ये क्या है। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति तकनीकी दृष्टि से व्यवस्थित पर्यवेक्षण, वर्गीकरण तथा आंकड़ों के विवेचन से निर्मित है। व्यापक दृष्टिकोण से यह विश्व के प्रति एक मनोवृत्ति, एक दृष्टिकोण एवं उसके विषय में सत्य ज्ञान की वास्तविक रास की खोज का एक क्या है, ढंग है, तरीका है। इस प्रकार से अनुभविक पद्धति के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की स्थापना हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो विचारक हैं वह है ग्राहम वालास, मेरियम, कटलिन और वेंटले। राजनीति विचारकों ने अनुभविक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ अनुभविक वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इसमें प्राकृतिक विज्ञानों की भांति मापन संभव नहीं है। यानी कि जिस तरह से हम प्राकृतिक विज्ञान में मापन कर लेते हैं, उस तरह से हम जो है कि इसमें मापन संभव नहीं है। इसके बाद से दूसरा जो अध्ययन पद्धति है, आधुनिक अध्ययन पद्धति, वह है व्यवहारवादी पद्धति, यानी कि बिहेवियर अप्रोच। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इस पद्धति का अधिक महत्व है। व्यवहारवादी विचारक व्यक्ति या समूहों के राजनीतिक व्यवहार को अधिक महत्व व प्रमुख मानते हैं तथा ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं, संस्थाओं, संविधानों के अध्ययन को गौण मानते हैं। इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। यह पद्धति मानव जीवन की समग्रता, मानवीय व्यवहार की जटिलता और मानवीय व्यवहार का संपूर्ण विश्लेषण करने में असफल रही है। तो इस तरह से यह व्यवहारवादी पद्धति हो गई। इसके साथ साथ इन परंपरागत और आधुनिक पद्धतियों के अलावा कुछ अन्य पद्धतियां भी राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति के रूप में कार्य करती हैं। जैसे सबसे पहला है सादृश्य पद्धति। इसमें गिलक्राइस्ट महोदय के द्वारा कहा गया है कि सादृश्य पद्धति की विस्तृत चर्चा इन गिलक्राइस्ट महोदय के द्वारा की गई है और इस पद्धति का व्यापक प्रयोग मुख्य रूप से ब्लंटसली, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है।
स्पेंसर ने इस पद्धति को अपनाते हुए राज्य और मानव शरीर के बीच कितने ही सादृश्य ढूंढे, इन सादृश्यों के आधार पर अपने सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई प्रश्न आपके बनते हैं। यानी कि सादृश्य पद्धति का विस्तृत चर्चा किसके द्वारा की गई है? तो गिलक्राइस्ट महोदय के द्वारा की गई है। इस पद्धति का व्यापक प्रयोग किसके द्वारा की गई है? ब्लंटसली और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ सावयव सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो सावयव सिद्धांत जो है वह स्पेंसर महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह भी विभिन्न जो है कि परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि सावयव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। राजनीति विज्ञान में यह पद्धति उपयोगी रही है, लेकिन सादृश्य को एक रूपता की सीमा तक नहीं पहुंचा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसा कि डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सादृश्य प्रमाण नहीं है, यह तो एक संभावना का सूचक मात्र है, निश्चितता का नहीं। इसलिए सादृश्य पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया सादृश्य पद्धति। इसके बाद से दूसरा हम देखते हैं अन्य पद्धतियों में जो 7वां अध्ययन पद्धति है वह है वैज्ञानिक पद्धति। यानी कि वैज्ञानिक समावेश के द्वारा जो अध्ययन होते हैं, यानी कि विश्लेषणवादी न्यायविदों जैसे बिलोबी हैं, डिग्विट हैं, लेवांड हैं, काम्बोथेकर हैं, इनके द्वारा राजनीतिक अध्ययन में वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया गया है। यह प्रणाली राज्य को एक वैधानिक इकाई मानती है जिसका कार्य कानून बनाना, उसे लागू करना है। इस प्रणाली के अनुसार राज्य वैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों का समूह है, परंतु इस प्रणाली में यह दोष है कि इसके द्वारा उन सामाजिक शक्तियों को भुला दिया जाता है जो संविधान, कानून, मानवीय संबंधों के आधार रूप में कार्य करती हैं। तो ये आपका हो गया वैज्ञानिक पद्धति। इसके साथ साथ अगला जो पद्धति है वह है सांख्यिकीय पद्धति। सांख्यिकी या आंकड़े संबंधी पद्धति भी राजनीति विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। मतदान, जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग की शक्ति, जनमत, प्रचार आदि विषयों का इस पद्धति के आधार पर बहुत अधिक श्रेष्ठ ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत किसी विषय विशेष के संबंध में आंकड़े तैयार किए जाते हैं और विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उन आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आंकड़े तभी सहायक सिद्ध हो सकते हैं जबकि उनके साथ विवेक और तर्क सही रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि सांख्यिकी पद्धति के अंतर्गत मुख्य रूप से गणना या फिर जो है कि आय व्यय का ब्यौरा, जनसंख्या का जनगणना इत्यादि जो है कि होता है। इसके बाद से अगला जो अध्ययन पद्धति है वह है जीव शास्त्री पद्धति, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड। इस पद्धति के समर्थक ज्ञान की एक सावयव मानते हैं और राज्य के संगठन तथा विकास के साथ एक प्राणी वैज्ञानिक इकाई की समानता स्थापित करते हैं। इस पद्धति को प्रमुख रूप से हर्बर्ट स्पेंसर, स्कैफल, डर्खीम अपनाया गया है। इस पद्धति की मुख्य त्रुटि यह है कि इसके अंतर्गत राज्य को पूर्ण रूप से प्राणी मानकर उसकी वृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है, जिसके कारण निष्कर्ष जो होता है वह क्या होता है? अनिश्चित हो सकता है। इसके बाद से 10वां अध्ययन पद्धति है समाज शास्त्रीय अध्ययन पद्धति। समाज शास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत राज्य को एक सामाजिक इकाई माना जाता है जिसमें समाज का निर्माण करने वाले व्यक्तियों जैसे गुण होते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन की तरह राज्य के जीवन का भी विकास के नियम के आधार पर अध्ययन किया जाता है। यह वास्तव में एक पद्धति नहीं वरन एक दृष्टिकोण मात्र है और इसमें भी प्राणी वैज्ञानिक पद्धति के दोष निहित होते हैं। तो इस तरह से यह आपका समाज शास्त्रीय पद्धति हो गया। इसके बाद से अगला है मनोवैज्ञानिक पद्धति। मनोवैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत कह रहा है कि आधुनिक राजनीतिक विचारक जैसे वेजहार्ट, ग्राह वालस, मैकडूगल,
टार्डे, लीवान तथा समनर आदि के द्वारा इसका जो है कि पद्धति का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। और इस पद्धति के अंतर्गत व्यक्तिगत और समूहगत स्वभाव की प्रवृत्तियों के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मतदान, चुनाव, राजनीतिक दलों आदि की गतिविधियों का अध्ययन करने में यह पद्धति विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति का प्रयोग करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इसमें मानव के मनोभावों को समझकर निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन कार्य होता है। तो इस तरह से इसका आपने अध्ययन पद्धति देखा। फिर से हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।